कल्टीवेशन है केला की खेती के बारे में। जैसे केला में प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, तो सकर्स द्वारा। ये पॉपुलर क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि प्रोपोगेशन मेथड ऑफ बनाना, केला में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो सकर्स, जिसे क्या कहा जाता है, सकर्स कहा जाता है या तलवार सकर्स भी कहा जाता है। सकर्स या तलवार सकर, या उसे बोला जाता है स्वॉर्ड सकर्स, स्वॉर्ड सकर्स। तो ये सब क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं। मतलब प्रोपोगेशन मेथड, ये तो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और पूछा जा सकता है कि केला के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना, यानी केला के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, तो स्पैडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पैडिक्स। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो प्रोपोगेशन जो है ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कि केला में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, सकर्स या तलवार सकर्स या स्वॉर्ड सकर्स। केला के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, स्पैडिक्स कहा जाता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि केला में जो प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किया जाता है, सकर्स का भार कितना होना चाहिए, सकर्स का भार। इसको हमने आप सबको पढ़ा चुके हैं, एक बार दोबारा बता दे रहे हैं, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप पेपर उठा के देखेंगे, मेरिट में तो दिया कि केले में जो प्रवर्धन किया जाता है तो सकर्स का भार कितना होना चाहिए, तो 500 से 750 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 500 से 750 ग्राम होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अमृत सागर और बरसाई और किसकी वैरायटी, अमृत सागर, अमृत सागर और बरसाई डॉर्फ। ये क्वेश्चन हम वही बता रहे जो लगभग जो हमारा केला की कल्टीवेशन बनाना की खेती है उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी पूछा गया था कि अमृत सागर और बरसाई डॉर्फ किसकी प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है भी, केला की प्रजाति है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद पूछा जाता है केला की फैमिली क्या होती है, तो केला की फैमिली क्या हो जाएगी, मोसेसी हो जाएगी। क्या, मोसेसी हो जाएगा। आज हम देखेंगे डिजीज या बीमारी, क्या देखेंगे, डिजीज या बीमारी। अब डिजीज या बीमारी में जो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे अधिक कि बंची टॉप बीमारी किसमें लगता है, तो बंची टॉप बीमारी जैसे कि आप सबको पता होगा केला में लगता है। किसमें, केला में। बंची टॉप को और किस नाम से जाना जाता है, तो कैबेज टॉप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कैबेज टॉप के नाम से जाना जाता है। बंची टॉप बीमारी किसके द्वारा होता है, तो वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा, वायरस। वायरस का नाम क्या होता है, तो पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा हो जाए। क्या हो जाएगा, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। एक ये बीमारी पूछा जाता है कि पनामा बिल्ट बीमारी किसमें होता है, पनामा बिल्ट। तो ऐसे नाम लिख देगा कि पनामा बिल्ट बीमारी किसमें होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए किसमें होता है, तो केला में होता है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। अब देखिए हमने इसके जो पहले हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि केला की चिप्स बनाने वाली प्रजाति कौन सी होती है, तो केला की चिप्स बनाने वाली हमारी प्रजाति जो होती है नेंद्रन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो पिछले लेक्चर में हमने आप सबको बताया था कि केला की कौन सी वैरायटी या प्रजाति है जो चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त होती है, जिससे चिप्स बनाया जाता है, तो नेंद्रन वो वैरायटी है। कौन सी, नेंद्रन वैरायटी या प्रजाति जिससे चिप्स बनाया जाता है। तो ये हमारा जैसे आज हम देखेंगे यील्ड या उपज, यानी केले में प्रति हेक्टेयर उपज कितना होता है। तो प्रति हेक्टेयर जो उपज कितना होता है, तो 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। कितना हो जाएगा, 200 से 250 कुंटल प्रति। तो ये ध्यान रखना, यील्ड या उपज कितना हो जाएगा, तो यील्ड या उपज हमारा हो जाएगा 200 से 250 कुंटल। तो यहाँ पर ये भी नोट कर लेना कि 200 से 250 कुंटल भी कभी कभी दे सकता है, 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये भी, लेकिन तो 250 भी अक्सर जो पूछा जा सकता है, 250 या 200 से 250 के बीच में हमें रेशियो पता होना चाहिए, या 200 से 250 के बीच में हमें रेशियो पता होना चाहिए। तो केला में जो यानी यील्ड या उपज होता है तो कितना होता है, 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर या 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया, पनामा रोग, जिसे हम कभी कभी लिख देता पनामा रोग, या इससे बोला जाता पनामा बिल्ट। इससे क्या कहा जाता, पनामा बिल्ट। अब ये रोग किसके द्वारा होता है, तो कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक या फंगस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक या फंगस द्वारा होता है। फंगस को इसे क्या भी कहा जा सकता है, कवक।
अब एक दो क्वेश्चन आप सबको हम बता दे रहे हैं जो पूछा जाता है, चलिए अभी बता देंगे। बायो का क्वेश्चन है जो लगभग पूछा जा सकता है। अब आ जाता है पनामा बिल्ट, जिसे पनामा रोग या पनामा बिल्ट भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा होता है? तो कवक या फंगस द्वारा। किसके द्वारा? कवक या फंगस द्वारा। अब कवक या फंगस का नाम क्या हो जाएगी, ये महत्वपूर्ण है। यानी इसके काजल ऑर्गेनिक या कारक का नाम क्या है? काजल ऑर्गेनिक या कारक का नाम क्या होता है? तो फ्यूजेरिया मार्क्सीस्पोरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूजेरिया मार्क्सीस्पोरियम। तो इससे देखिए कहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसको पहले हम बताते हैं। तो पहले ये ध्यान रखना कि पनामा बिल्ट या पनामा रोग किस में लगता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, तो किस में लगता है? केला में लगता है। तो ये ध्यान रखना कि पनामा बिल्ट या पनामा रोग किस में लगता है? केला में। अब ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, निमेटोडिया, कवक या फंगस के द्वारा। तो पनामा बिल्ट बीमारी जो पनामा रोग होता है कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। मतलब किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस टाइप आप सबको हम बता दे रहे हैं। पहले पनामा बिल्ट या पनामा रोग किस में लगता है? तो केला में लगता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पनामा बिल्ट बीमारी जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो कवक या फंगस द्वारा होता है। क्या होता है? कवक या फंगस दोनों एक ही नाम है। क्या कवक या फंगस, या कभी कभी लिख देता फंजाई। तो ये भी ध्यान रखना, अगर फंजाई भी लिख देगा तो भी कोई, सबका वही नाम एक ही है लेकिन तो नाम थोड़ा अलग अलग है बस। उसके बाद अब आ जाता है कारक का नाम क्या हो जाएगा, किस कारक द्वारा होता है? तो फ्यूजेरिया मार्क्सीस्पोरियम नामक कवक द्वारा होता है। कवक का नाम पूछेगा तो फ्यूजेरिया मार्क्सीस्पोरियम नामक कवक द्वारा होता है। तो यहाँ से आपके हमने 3 से 4 क्वेश्चन बताए, इनमें से एक क्वेश्चन लगभग पूछा जा सकता है। अब आ जाता है इसका कंट्रोल हम किसके द्वारा करते हैं? अब देख लीजिए, कंट्रोल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बवेस्टिन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बवेस्टिन। 10 से 20 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी, यानी 10 से 20 ग्राम दवा की मात्रा प्रति 100 लीटर पानी 20 से 25 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करते हैं। क्या होता है? यानी अगर हमें लगता है, देखोगे कि इसका जो इफेक्ट होता है जड़ों पर, उसके बाद पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। क्या होता है? पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पनामा बिल्ट बोला जाता है। देखो अब यहाँ पर किसके द्वारा बीमारी लगी? कवक द्वारा। अब बवेस्टिन क्या हमारा फंजीसाइड है, कवकनाशी। ये भी यहाँ पर ध्यान रखना, कवकनाशी है। तो कभी कभी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा फंजीसाइड है या कवकनाशी है? तो बवेस्टिन हमारा क्या फंजीसाइड या कवकनाशी। फंजीसाइड या कवकनाशी क्या होता है? जो कवक को मारने के लिए, यानी जो कवक को किल करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं फंजीसाइड या कवकनाशी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंजीसाइड या कवकनाशी। उसके बाद एक होता है इंसेक्टिसाइड। क्या हो जाएगा? इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड क्या होता है? जो इंसेक्ट या कीटों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो दवा इंसेक्ट या कीटों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइड कहते हैं। क्या कहा जाता है? इंसेक्टिसाइड। तो यहाँ से 2-3 टर्म है जो लगभग पूछे जा सकते हैं। पहला ये ध्यान रखना कि फंजीसाइड क्या होता है? जिस दवा का प्रयोग कवक या फंगस को मारने के लिए किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? फंजीसाइड। और जिस दवा का प्रयोग कीटों को मारने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइड। और एक और पूछा जा सकता है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड। अब हर्बिसाइड क्या होता है? जिस दवा का प्रयोग हम खरपतवार को मारने के लिए करते हैं, वीड किल, यानी खरपतवार को मारने के लिए करते हैं उससे हम क्या करते हैं? हर्बिसाइड। या जिस केमिकल का प्रयोग, अब देखो जिस दवा का प्रयोग या जिस केमिकल का प्रयोग हम खरपतवार को मारने के लिए, खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? हर्बिसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्बिसाइड का। ये देखो ये जो 3 टर्म है ये तो हमारे हर जगह काम आएंगे जब तक हम पढ़ेंगे, जब तक कहीं बार कोई भी पेपर देने जाएंगे या कोई भी अगर कहीं भी यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय कहीं पर भी पढ़ते हैं तो ये 3-4 टर्म तो हर बार पूछे ही जा सकते हैं। फंजीसाइड क्या हो सकता है, या इंसेक्टिसाइड क्या होता है, और हर्बिसाइड क्या होता है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। अब बवेस्टिन हमारा क्या फंजीसाइड है। क्या है? फंजीसाइड, जो कवक को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो गया पनामा बिल्ट बीमारी हो गया। क्या हो गया? पनामा बिल्ट। इसके कंट्रोल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बवेस्टिन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? बवेस्टिन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हो गया हमारा अब पहला बीमारी। अब दूसरा बीमारी आ जाता है बंची टॉप।
चलिए एक बार देख लेते हैं कोई किसी बच्चे को क्या क्या कमेंट आया है। अभिषेक यादव, सर वीडियो नहीं चल रहा होगा, देख लीजिए चल रहा। सचिन गुप्ता, नमस्ते सर। नागेंद्र बघेल, अमन प्रताप, पीडीएफ मिल जाएगा भैया आप सबको, पीडीएफ मिल जाएगा। अभिषेक यादव, सचिन गुप्ता, नवनीत शुक्ला, तो आप सभी लोग कमेंट करते रहिए भैया, कमेंट करिए सभी स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन आप बताइए कि जो पूछा गया कई बार, आम में शुगर की मात्रा बताइए। आम में शुगर की मात्रा, अवनीश मौर्य, फैजाबाद। आयुष कुमार मौर्य, विकास कुमार पटेल। हमने पूछा कि मैंगो में शुगर की मात्रा कितनी, आम में कितने % चीनी पाए। सोनू यादव, अमन तिवारी, दीपक मौर्य, भदोही। आम में कितने % चीनी पाए। आलोक कुमार। तो आप सभी लोग लाइव आइए, और जो हम जनरल क्वेश्चन आप सबको पढ़ाया जा रहा वो तो आपको याद अच्छी तरीके से होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगर आपको रैंक बहुत अच्छी लाना है तो समझ लिया अच्छे से याद हो। हमने पूछा है कि आम में कितने % चीनी पाया जाता है। केला नहीं पूछ रहे, आम। मैंगो शुगर कंटेंट, आम में कितने % चीनी पाया जाता है। प्रीति सिंह। राघवेंद्र बता रहा है 18 से 19। निरंजन 18 से 19। नवनीत शुक्ला 18 से 19। सोनू यादव। रवि कुमार 19%। प्रीति सिंह 16%। तो चलिए आप सब बताएं। शिवम तिवारी 18 से 19%। अमित बघेल 22%। अभय त्रिपाठी 18%। अमन तिवारी 40। दिशा गुप्ता 18 से 19%। स्वाति मिश्रा आदि 18 से 19। सत्यम शुक्ला जौनपुर 18 से 20। पवन वर्मा 18 से 19। हाँ तो चलिए लगभग गोल्डी 18 से 19। दीपक मौर्य 5 से 6। ये भैया 5 से 6 कहाँ आ जाएगा। यानी हमने पूछा आम में कितने % चीनी पाया जाता है। तो आम में जो शुगर कंटेंट होता है वो 18 से 19% होता है। कितना होता है। 18 से 19% होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। जिसको नहीं पता होगा नोट कर लेना कि आम में कितने % चीनी पाया जाता है। तो 18 से 19%। चलिए ये बताइए कि आम की कौन सी वैरायटी या प्रजाति है जो सघन रूप से लगाया जाता है। यानी आम की कौन सी वैरायटी या प्रजाति जो HDP यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल होता है या सघन रूप से लगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आम की कौन सी प्रजाति जो सघन रूप से लगाया जाता है। आकांक्षा यादव 18 से 19। मनीष राठौर 18 से 19। मनोज, सैनी सिंह, अनुराग दत्त, शिवम पांडे, मनोज कुमार, विकास कुमार पटेल। हमने पूछा आम की कौन सी वैरायटी या प्रजाति जो सघन रूप से लगाया जाता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। सैनी सिंह। हाँ भैया कमेंट आपके आ रहे हैं। आयुष कुमार, आम्रपाली, सचेत, संचित वर्मा, हर्ष शर्मा, सालू यादव, विपिन राजपूत, अमन तिवारी, अनुराग दत्त, पवन, अवनीश मौर्य, शाहरुख सिद्दीकी, शिवम यादव, पवन वर्मा। चलिए सही, लगभग काफी स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा कि आम की कौन सी वैरायटी जो या प्रजाति जो HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल होता है। तो कौन सा हो जाए, आम्रपाली हो जाएगा। कौन सा, आम्रपाली वैरायटी या प्रजाति जो HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए या जिसको सघन रूप से लगाया जाता है, पास लगाया जाता है। कितनी दूरी पर, तो 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर में नंबर ऑफ पौधों की संख्या कितनी होती है, तो 1600 पौधे होते हैं। कितना होता है, 1600 पौधे होते हैं। तो चलिए हमने जो आप सबको अभी पढ़ाया कि समझ में आ गया कि बनाना यानी पनामा बिल्ट बीमारी जो होता है वो किस में लगता है, उसके बारे में आप सबको समझ में आ गया होगा। डॉली यादव, नीतीश कुमार, राघवेंद्र सिंह, अरविंद पाल। चलिए आप सब बताएं कि जो हमने अभी आप सबको पनामा बिल्ट बीमारी बताया है उसको समझ में आ गया कि नहीं। मतलब वो उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। आप पेपर उठा के देखेंगे तो उससे क्वेश्चन पूछा गया है। हर्ष शर्मा,
चलिए ठीक है, काफी स्टूडेंट के लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमने जो डिजीज या बीमारी देखा पनामा में, अब देखेंगे बंची टाप बीमारी देखेंगे। क्या देखते हैं? बंची टाप। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि बंची टाप बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है। तो बंची टाप बीमारी को हमने बताया होगा कि कैबेज टाप के नाम से जाना जाता है। किससे? कैबेज टाप के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि बंची टाप डिजीज इज नोन एज, या बंची टाप डिजीज इज कॉल्ड। अब बंची टाप बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है और इससे क्या कहा जाता है? तो कैबेज टाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैबेज टाप कहा जाता है। अब आता कि बंची टाप बीमारी किसमें लगता है? तो केला में लगता है। किसमें लगता है? केला में लगता है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसका सिम्टम या लक्षण, अब देखो यह रोग वायरस और विषाणु के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि बंची टाप बीमारी जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। इसके यहाँ तीसरा क्वेश्चन बन गया। उसके बाद इस रोग में केला का पौधा जमीन से ऊपर वाले भाग ज्यादा प्रभावित होता है। यानी केले के पौधे का जो जमीन से ऊपर वाला भाग होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और ये इस रोग से पौधे सड़ने लगते हैं। अब अगर ये रोग लग गया तो हमारा जो जमीन से ऊपर का भाग होता है, यानी जो हमारा केला का पौधा होता है, ये जमीन से जो ऊपर का भाग होता है, इसमें सबसे ज्यादा इनका इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पर ये क्या है? अगर ये बीमारी लग गई, बंची टाप बीमारी लगे, तो ये इसका पौधा क्या रहेगा? सड़ने लगेगा। क्या रहेगा? इसका ग्राउंड के पास जो भाग होता है पौधे का, ये सड़ने लगेगा। अगर ये भाग सड़ने लगेगा तो पौधा समझ लीजिए अपने आप ही क्या होगा, अगर यहाँ पर सड़ जाए उसके बाद पौधा गिर सकता है। तो मतलब पहले यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखना। तो बंची टाप का और किस नाम से? कैबेज टाप के नाम से जाना जाता है। किससे? ये बीमारी किसमें लगता है? अब किसके द्वारा होता है? वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। इस रोग में पौधे की जमीन से ऊपर वाले भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, जो ये पौधा यानी जमीन से ऊपर वाले भाग सड़ने लगता है। अब कारक का नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कारक या कवक। अब कारक या कवक का नाम हो जाए पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। हाँ, ये भी हमें पता होना चाहिए। कभी कभी पूछा जा सकता है कि बंची टाप बीमारी के कारक का नाम क्या होगा, या काजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होगा, या वायरस या विषाणु का नाम क्या होगा। तो बंची टाप बीमारी जो होता है केला में लगता है, उसके कारक का नाम होगा पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा हो जाएगा। तो इतना आप सबको समझ में आ गया। अब इसके में क्या करते हैं? अब इसके कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है? रोकथाम के लिए तो देखा जाए इसका कोई वैसा विशेष मतलब कोई दवा नहीं बना, लेकिन तो इसके लिए जो हमें आसानी से इसकी रोकथाम कर सकते हैं, अपने आप बिना केमिकल का प्रयोग करे भी हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो इस रोग में पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं। तो अगर इस रोग से यानी बंची टाप बीमारी से अगर कोई पौधा ग्रसित हो गया है या उससे प्रभावित हो गया, तो उस पौधे को हम क्या कर उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं या जला देते हैं। क्या कर देते? जला देते हैं। अब देखो अगर हम मानते हैं ऐसे उखाड़ कर और फेंक देंगे खेत में, तो ये वायरस द्वारा जो हमारे अन्य फसलें जो हम लगाए रहेंगे उसमें भी ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये फैल सकता है पूरे फील्ड में या पूरे खेत में। जैसे हमने खेत के पास अगर फेंक दिया इस पौधे को उखाड़, उसमें बीमारी लगा तो एक पौधे को प्रभावित, उसके बाद धीरे धीरे पूरे खेत को प्रभावित कर सकता है। तो उखाड़ कर पहले इसे नष्ट कर देंगे, या उससे क्या कर सकते हैं? जला देते हैं। क्या कर देते हैं? जला देते हैं। तो आप सब देखे होंगे कि अगर किसी को जैसे कोई बीमारी हो जाती है, ह्यूमन में देख लेते हैं, जैसे किसी को टीबी हो जाता है या HIV, तो अगर ये सब बीमारी हो जाती तो देखे हो गया है कि सब लोग क्या कर देते हैं? लाश को जला देते। क्या कर देते? जला देते हैं। अब इसलिए जला देते हैं क्योंकि अगर मानते हैं जमीन में इसको कर देंगे तो जमीन में करने के बाद जो हमारे विषाणु होते हैं, विषाणु वो भी क्या फैल सकते हैं। क्या कर होते हैं? फैल सकते हैं। अब जला देंगे तो विषाणु या वायरस जो इनके अंदर रहेंगे सब वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है। इसी तरह जो इसमें भी वायरस और विषाणु द्वारा जो बीमारी होता है बंची टाप, अगर मनुष्य में देखे होगे किसी को टीबी अगर हो गया अक्सर, तो उसको क्या करते हैं? ले जाके गांव में लगभग उसको दफनाएंगे नहीं, जमीन के अंदर गाड़ते हैं, उसको क्या करते हैं? जला देते हैं, उसके बॉडी को जला देते हैं अक्सर। क्योंकि अगर बीमारी जो इनके पास अगर उसको जलाएंगे नहीं, अगर ऐसे कहीं मानते दफना देते हैं मिट्टी को उठकर, तो हो सकता है कि कुछ विषाणु या वायरस जमीन को ऊपर आकर भी वो फैला सकते हैं, अन्य लोगों में वो बीमारी फैला सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है? इसमें भी यही होता है कि जो इस रोग से प्रभावित पौधे होते हैं उनको उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं या जला देते हैं। तो इतना ध्यान रखना। एक बार दोबारा बता दे रहे हैं जो मुख्य रूप से कौन कौन से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला ये ध्यान रखना
कि बंची टॉप को और किस नाम से जाना जाता है, कैबिज टॉप। पहला क्वेश्चन हो गया किस नाम से जाना जाता है, कैबिज टॉप के नाम से जाना जाता है। अब ये बीमारी किस में होता है, तो केला में होता है। किस में होता है, केला में होता है। अब बंची टॉप बीमारी किसके द्वारा होता है, तो वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। अच्छा एक क्वेश्चन आप सब बताइए कि वायरस या विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन यूपी कैटेट में पूछा गया है। वायरस या विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इन वायरस या विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये हो गया विषाणु या वायरस द्वारा हो। तो वायरस का नाम क्या हो जाए, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा हो जाएगा। इस रोग में पौधे को उखाड़ कर नष्ट कर देते या जला देते। तो ये हमारा हो गया बंची टॉप हो गया। क्या हो गया, बंची टॉप। तो ये हमारे जो मेजर डिजीज थी, यानी केला की जो हमारी मुख्य बीमारी थी, उसके बारे में पहला पनामा बिट और दूसरा बंची टॉप। अक्सर जो पूछा जाता है हमारे कंपटीशन में, इन्हीं दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे, अगर केला से पूछा गया या तो प्रोपोगेशन या पुष्करम को क्या कहा जाता है, या कौन कौन सी बीमारी लगती है, तो बंची टॉप या पनामा बिल्ट बीमारी किसके द्वारा होता है, और कवक का नाम या करक का नाम पूछा जा सकता है। अब एक बीमारी और आ जाता है हमारा एंथ्रेक्नोज बीमारी हो जाता है। क्या, एंथ्रेक्नोज। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन तो इतना हमें ध्यान रखना है कि एंथ्रेक्नोज बीमारी ये आम में भी हमने आप सबको बताया होगा, और ये केला में भी लगता है। किसमें लगता है, केला में। अब किसके द्वारा होता है, तो कवक द्वारा। जितने बीमारी एंथ्रेक्नोज बीमारी होते हैं लगभग किसके द्वारा, कवक द्वारा होते हैं। किसके द्वारा, कवक या फंगस के द्वारा ही होते हैं। अब कवक का नाम क्या हो जाएगा, गैलियोस्पोरियम फ्यूजेरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैलियोस्पोरियम फ्यूजेरम। तो ये मतलब उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जो हमने बंची टॉप और पनामा बिट बताए। तो वो दोनों क्वेश्चन तो आपके जितने हमने बताए, जितने पॉइंट वहां से बन रहे हमने बताया, तो उससे तो आपके क्वेश्चन छूटने ही नहीं चाहिए। अब एंथ्रेक्नोज कवक द्वारा होता है। कवक का नाम गैलियोस्पोरियम फ्यूजेरम हो जाए। क्या हो जाए, गैलियोस्पोरियम फ्यूजेरम नामक कवक द्वारा होता है। तो ये हमारा जो बनाना या केला की खेती थी वो लगभग समाप्त हो गया है। इससे अब हमारा जो नेक्स्ट क्रॉप रहेगा पपाया यानी पपीता की खेती रहेगा। क्या रहेगा, पपाया या पपीता की खेती। तो पपीता देखिए, हमारे जो केला की खेती था उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें हम जब पपीता की खेती समाप्त कर देंगे तो उससे हम ऑब्जेक्टिव दोनों से 15 क्वेश्चन जो हमारे लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो हम दोनों को एक साथ सॉल्व करा देंगे। क्योंकि बनाना जो केला की खेती समाप्त हुआ उसमें लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन पाए थे, तो इसीलिए जो हमारा पपीता की खेती समाप्त होगा तो 15 क्वेश्चन हमारे टेस्ट के बेस पे दोनों से 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आज हम देखते हैं बनाना है यानी पपीता की खेती। चलिए अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं, तो उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पपीता। क्या देखेंगे, पपीता। अब इसका क्या हो जाएगा, बोटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम। बोटेनिकल नेम। अब देखिए, कुछ बच्चे अगर नए जुड़े होंगे तो एक बार दोबारा उन्हें बताना पड़ रहा होगा कि बीएन मतलब क्या होता है, बोटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम। हिंदी में क्या बोला जाता है, वनस्पतिक नाम। बीएन मतलब क्या होता है, बोटेनिकल नेम। क्या होगा, इंग्लिश में बोटेनिकल नेम, हिंदी में जिसे क्या कहा जाता है, वनस्पति नाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वनस्पति नाम। अब पपीता का बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम क्या हो जाएगा, कैरिका पपाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैरिका पपाया हो जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आ जाता है पपीता की फैमिली क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पपीता की फैमिली। अब इसके पूछा जा सकता है कि पपीता किस फैमिली या किस कुल या किस परिवार का सदस्य है। पपीता की अगर फैमिली पूछ लेगा या कभी कभी पूछ लेता परिवार, या किस परिवार का सदस्य है या किस कुल का सदस्य है, इस तरह भी देना है। किस परिवार का सदस्य या किस कुल का सदस्य, या फैमिली इस तरह लिखा है तो ऐसे लिख देता फैमिली। तो ये भी ध्यान रखना, पपीता किस परिवार का सदस्य या किस कुल का सदस्य या किस फैमिली से संबंधित है, तो इसकी फैमिली या कुल या परिवार किसका हो जाएगा, केरी केसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरी केसी हो जाएगा। तो इतना याद ध्यान रखना। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, अब ये तो ओपी मतलब क्या हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस। क्या हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस।
या इसे हम क्या कह सकते हैं, नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस। देखिए दोनों तरफ पूछा जा सकता है। ओरिजिन प्लेस मतलब क्या होता है, उत्पत्ति स्थान, क्या हो जाएगा, उत्पत्ति स्थान। और नेटिव प्लेस मतलब क्या होता है, मूल स्थान, क्या होता है, मूल स्थान। तो यार दोनों जरूर ध्यान रखना, चाहे अगर ओरिजिन प्लेस पूछेगा या नेटिव प्लेस, तो दोनों का क्वेश्चन लगभग यही, पूछने का केवल तरीका अलग है। तो दोनों का आंसर क्या रहेगा, ट्रॉपिकल अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल अमेरिका हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता कि पपीता को उत्पत्ति स्थान या पपीता को ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा, या पपीता का नेटिव प्लेस मतलब मूल स्थान क्या हो जाएगा, तो हमारा ट्रॉपिकल अमेरिका हो जाएगा। ये हो गया बोटेनिकल नेम कैरिका पपाया। फैमिली क्या हो जाएगा, कैरिकेसी। ओरिजिन प्लेस मतलब उत्पत्ति स्थान या नेटिव प्लेस मतलब मूल स्थान, तो क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल अमेरिका। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं टूएन। अब टूएन मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर है, जिसे बोला जाता है गुणसूत्र संख्या। क्रोमोसोम नंबर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र संख्या। क्या बोला जाता है, गुणसूत्र संख्या। अब देखो गुणसूत्र संख्या को ही किससे डिनोट किया जाता है, 2n से ही। किससे डिनोट किया जाता है, 2n से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, 2n से प्रदर्शित। देखिए एक दो क्वेश्चन और पूछा गया था, जब मतलब कि हीटर का तार किसका बना होता है। ये भी मेरिट पे यूनिवर्सिटी पेपर बनाया था, तो 2017 में, तो 2017 में पूछा गया था कि हीटर का तार किसका बना होता है। तो हीटर का तार नोट कर लेना, नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ये क्वेश्चन भी पैटर्न में पूछा गया, जबकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का। और उसके बाद पूछा गया था विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। देखो कि आप विद्युत बल्ब जो होता है उसमें लगा रहता है जो जलता है, वो फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप याद रखना, बाई चांस कभी आ सकता है कि हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। और जो हमारा विद्युत बल्ब में फिलामेंट लगे होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो टंगस्टन का बने होता है। किसके, टंगस्टन के बने होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि भाप इंजन की दक्षता कितनी होती है। ये सब सर पढ़ाएंगे, लेकिन तो ये जो क्वेश्चन आ जा रहा है बता दे रहे, जो क्वेश्चन पूछा गया है भाप इंजन की दक्षता, भाप इंजन की दक्षता, इसको हम नोट करते चलिएगा अलग से जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो भाप इंजन की जो दक्षता होती है वो लगभग कितना होता है, 17% होता है। कितना होता है, 17% होता है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना कि हीटर का तार किसका बना होता है, जो जलता नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट लगा होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। भाप इंजन की दक्षता कितनी होती है, तो 17% होता है। कितना, 17% होता है। तो ये हम आप सबको बता दें कि क्रोमोसोम नंबर यानी जिसे कहा जाता है गुणसूत्र संख्या। क्या कहा जाता है, गुणसूत्र संख्या, जिसे किससे डिनोट करते हैं, 2n से प्रदर्शित किया जाता है। अब पपीता में जो गुणसूत्र की संख्या होती है 18 होती है। कितना होता है, 18 होता है। 2n इक्वल टू क्या होता है, 18। अगर मानते हैं 2n इक्वल टू कितना दिया तो 18। अगर मानते हैं केवल n बराबर पूछ सकता है, जिसे बोला जाता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ जिसमें गुणसूत्र की n जिसे रहता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड जहाँ रहेगा वहाँ n रहता है, और जैसे डिप्लॉइड होता तो 2n हो जाता। क्या हो जाता, 2n हो जाता। तो यहाँ पर अगर 2n इक्वल टू दिया तो 18, अगर n इक्वल टू पूछ लेगा, क्या n इक्वल टू तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो गुणा में है तुरंत इस पर यहाँ पर कहाँ पर चले जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो अगर पूछ लेता क्या पपीता में ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम, हैप्लॉइड गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो कितने पाए जाते हैं, 9 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 9। लेकिन तो जो पपीता हमारा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। क्या होता है, डिप्लॉइड। तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रूप से कितना होता है, तो 18 होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया कि पपीता के फल का प्रकार क्या होता है, टाइप ऑफ फ्रूट। क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ फ्रूट। इंग्लिश में आप सबको ऐसे लोग दे रहे हैं, तो आप ध्यान रखना कि पपीता के फल का प्रकार जिसे बोला जाता है टाइप ऑफ फ्रूट। तो पपीता के फल का प्रकार क्या होता है, बेरी होता है। क्या होता है, बेरी। तो हमने पहला क्वेश्चन बताया कि पपीता का बोटेनिकल नेम कैरिका पपाया। क्या हो जाएगा, कैरिका पपाया।
दूसरा हमने बताया कि पपीता किस कुल का सदस्य है या किस परिवार का सदस्य है, तो किसका हो जाएगा, कैरिकेसी हो जाएगी, किसका, कैरिकेसी। तीसरा क्वेश्चन हमने बताया कि पपीता का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, मतलब ओरिजिन प्लेस या नेटिव प्लेस मतलब क्या होता है, मूल स्थान, तो क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल अमेरिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 हमने बताया कि पपीता में क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 18 होता है, कितना होता है, 18 होता है। पपीता के फल का प्रकार क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ फ्रूट, तो पपीता के फल का प्रकार क्या होता है, बेरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेरी। हमने बताया कि भाप इंजन की दक्षता कितना होता है, 17%। हीटर का तार किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगे होते हैं किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ये जितने क्वेश्चन यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन बोले हैं, ये क्वेश्चन लगभग यूपी कैटर में आया हुआ है कि विद्युत बल्ब का मात्रक क्या है, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक, विद्युत वाहक बल का मात्रक, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है यहाँ पर खाने वाला भाग, जिसे बोला जाता है इटेबल पार्ट। क्या बोला जाता है, इटेबल पार्ट या खाने वाला भाग। अब पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है, तो पपीता का जो खाने वाला भाग होता है मध्य फलवृत्त, क्या होता है, मध्य फलवृत्त, जिसे बोला जाता है मीजोकार्प, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, इन इंग्लिश में मीजोकार्प, इसको लिख सकते हैं मीजोकार्प भी, ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं मीजोकार्प। तो ये भी आप ध्यान रखना कि पपीता का जो खाने वाला भाग यानी कौन सा भाग खाया जाता है, तो मीजोकार्प या मध्य फलवृत्त। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अब आता पपीता में पीले रंग का कारण। देखा होगा कि हमारा जो पपीता रहता है वो जब कच्चा रहता है तो हरी अवस्था में रहता है, ग्रीन स्टेज में रहता है, किसमें, ग्रीन अवस्था में रहता है, जो किसके कारण होता है, हरित लौह के कारण, किसके कारण, हरित लौह के कारण ये होता है, किसके कारण, हरित लौह या क्लोरोप्लास्ट के कारण। अब देखो पपीता में पीले रंग का कारण, अब पपीता हरा रहता है लेकिन तो मैच्योर होने पर वो पीला रंग कैसे हो जाता है, तो ये पिगमेंट पाया जाता है जो कैरिका जेंथिन के कारण होता है, किसके कारण होता है, कैरिका जेंथिन के कारण। तो ये भी ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि पपीता में पीले रंग का कारण या पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरिका जेंथिन के कारण होता है, किसके कारण। या अगर किसी में पूछ लेता किसी पौधे में किसी में कि हरे रंग का कारण, तो हरित लौह या क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, किसके कारण। अगर किसी भी एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है कि पौधों में हरे रंग का कारण क्या होता है, तो पौधों में हरे रंग का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हरित लौह या क्लोरोप्लास्ट के कारण। पौधे हरे रंग किसके कारण होता है, हरित लौह या क्लोरोप्लास्ट। तो वैसे देखा जाता है तो लौह 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो लौह के अंदर जाएंगे तो कई प्रकार के हो जाएंगे, लेकिन तो एक नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है कि पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो हरित लौह या क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। अब यहाँ पर पपीता में पीले रंग के कारण, तो कैरिका जेंथिन के कारण, किसके कारण हो जाएगा, कैरिका जेंथिन। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पपीता में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है। अब या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पपीता में कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, या पपीता किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। पपीता किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत होता है, या पपीता में कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो विटामिन ए पाई जाती है। कौन से पाई जाती है, विटामिन ए, जो कितना पाई जाता है, 20-20 IU, 20-20 IU, इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम। अब देखो यहाँ से ये ध्यान रखना, जैसे 20-20 हमारे मैच होते हैं, IPL होते हैं, क्या होता है, IPL होते हैं, 2020 विश्व कप होने वाला है, अभी तो IPL चल रहा था, बंद हो गया। तो आप सब जान रहे हैं कि कोरोना काल के चलते सभी चीजें स्थगित कर दी गई है, मतलब रोक दी गई है। अब स्थिति सामान्य आ रही है, होने वाली है, तो लगभग उसको भी शुरू किया जा सकता है। तो बाकी जो भी बहुत जरूरी था स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट तो आधे स्टूडेंट तो IPL देख कर इसी में अपना पेपर बर्बाद कर देते हैं। चलो काफी कुछ समय के लिए तो बंद हो गया लगभग, तब तक आप सबके पेपर फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद फिर होंगे तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। तो 20-20 IU, अब देखो 20-20 मैच होते हैं, आप सब जानते हैं 20-20
विश्व कप होता है, IPL जो होता है वो 2020 रहता है, ये 2020 मैच। तो पपीता में जो विटामिन ए, कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 20 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम। इंटरनेशनल यूनिट मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय तौल। जैसे कोई भी देश के हिसाब से मतलब मापा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है, देश के लेवल पर होता है, उस लेवल पर इसकी माप की जाती है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पपीता किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो किस विटामिन का? विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। किसका? या कौन सी विटामिन पपीता में अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो विटामिन ए पाई जाती है। और दूसरा कितना पाया जाता है? 20 IU इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। बाकी विटामिन ए का रासायनिक नाम हमने आप सबको बता दिया होगा, रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए यहाँ टर्मिनोलॉजी है जो लगभग यहाँ से बॉटनी से भी संबंधित क्वेश्चन है, और प्लस हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी, या प्लांट ब्रीडिंग या एग्रीकल्चर में मतलब समझ लीजिए ये हमारा बॉटनी का भी पोर्शन है प्लस एग्रीकल्चर का भी पोर्शन है। तो इसीलिए अगर ये हम देखो, अगर हम BSc में जाते हैं तो ये सब्जेक्ट आता है प्लांट ब्रीडिंग। अब प्लांट ब्रीडिंग में ये सब्जेक्ट तो पूछे, ये सब टर्मिनोलॉजी तो लगभग पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए इसको आप ध्यान से थोड़ा समझना। पहला ये था डायोसियस। क्या हो जाएगा? डायोसियस। अब डायोसियस में क्या होता है इसको हमें यहां ध्यान से सुनना। देखो डायोसियस जन्नत तथा मादा पुष्प यानी मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। व्हेन मतलब जब व्हेन मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट। यानी जब मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम जो होता है और फाउंड मतलब पाया जाता है डिफरेंट प्लांट में, मतलब अलग अलग पौधे में, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायोसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायोसियस। अब आप सबको उतना नहीं समझ में आया होगा, हमने इसे जल्दी बता दिया, चलो दोबारा अच्छे समझाते हैं। यानी जब नर तथा मादा पुष्पक्रम अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। क्या पर? तो पहले ये ध्यान रखना, जब नर तथा मादा पुष्पक्रम यानी मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, जैसे बोला जाता है स्त्री केसर और पुंकेसर। जैसे हम सब बॉटनी में अगर पढ़ते हैं तो देखा होगा कि जो वहां पर दिया होगा यानी पुष्पक्रम के बारे में जो चैप्टर दिया है, तो वहां पर अक्सर लिखा होगा स्त्री केसर और पुंकेसर। अब देखो एक क्वेश्चन अभी आप सबको चलो और बताएंगे। तो पहले डायोसियस हम देख लेते हैं। जन्नत तथा मादा पुष्पक्रम मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस या स्त्री केसर या पुंकेसर अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। कहां पर? अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायोसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायोसियस कहा जाता है। मतलब अब हमारा दो प्लांट है, एक पौधा यहाँ पर, एक पौधा यहाँ पर है। अब ये एक पे या तो नर पुष्पक्रम पाया जाएगा या और एक पे या तो मादा पुष्पक्रम पाया जाएगा। यानी जब नर तथा मादा पुष्पक्रम दोनों अलग अलग पौधों पर रहेंगे। कहाँ पर? यानी एक पौधे पर नहीं रहेंगे। कहाँ पर? अलग अलग पौधों पर पाए जाता है। यानी जब स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग पौधों पर ही पाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डायोसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायोसियस कहा जाता है। इसको आप जरूर ध्यान रखना। जब नर तथा मादा पुष्पक्रम या जब स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग पौधों पर ही पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायोसियस कहा जाता है। अब इनके उदाहरण पूछा जा सकता है, और महत्वपूर्ण उदाहरण भी है, कई बार पूछा गया है। अब डायोसियस के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे हमारा पपीता हो जाएगी। क्या? पपीता, परवल और कटहल। ये हमारे तीनों किसके उदाहरण है? डायोसियस के उदाहरण। देखे होंगे कि अक्सर जो हम पपीता का पौधा लगाते हैं, अगर एक पौधा लगा दिया उसके आसपास अगर कोई पौधा नहीं लगा हुआ है, तो देखे होंगे कि उस पपीते के पौधे में फल नहीं आता, क्योंकि जब तक मेल और फीमेल दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा अच्छी तरीके से, तब तक उसमें फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा। जब तक मेल और फीमेल का मतलब निषेचन नहीं होगा, तब तक उसमें फल का निर्माण नहीं होगा। अब या तो केवल नर पुष्पक्रम होगा या तो केवल मादा पुष्पक्रम होगा। अब केवल एक ही है और उसके आसपास कोई पपीता का पौधा अगर नहीं है, तो आप सब देखे होंगे उसमें फल नहीं आते हैं। यानी उसमें रेयर केस में वैसे कुछ पौधे ऐसे रहते जो लगा दिए जाते आसपास, कहीं आसपास पॉलिनेशन या परागण हो जाता तो उसमें फल आ जाता है। लेकिन तो पपीता का जो पौधा होता है अक्सर डायोसियस होता है, इसलिए जब पपीता का पौधा लगाते हैं तो नर तथा मादा पौधों का जो रेशियो रखा जाता है 9:1 का रेशियो रखा जाता है। 9:1 का रेशियो, यानी जब नर तथा मादा यानी 9:1 का रेशियो रखा जाता है। 9 हमारे 9 पौधे जो रहेंगे वो
नर के रहेंगे, 9 पौधे किसके रहेंगे, नर के रहेंगे, एक पौधा जो हमारा किसका रहता, मादा का रहता। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि डायोसिस क्या होता है कि जनन तथा मादा पुष्करम एक ही पौधे, जनन तथा मादा पुष्करम अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायोसिस कहते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पपीता, परवल और कटहल। परवल को इंग्लिश में बोला जाता है पॉइंटेड गार्ड, इसको भी याद रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है पॉइंटेड गार्ड। एक बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि परवल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है कि परवल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉइंटेड गार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉइंटेड गार्ड कहा जाता है। तो डायोसिस के उदाहरण क्या होता है, पहले ये ध्यान रखना डायोसिस की परिभाषा क्या होती है। डायोसिस यानी जनन तथा मादा पुष्करम दोनों अलग अलग पौधों पर पाए, एक पौधे पर नहीं रहेंगे, अलग अलग पौधे पर रहेंगे, तो उसे डायोसिस कहा जाता है। पपीता, परवल और कटहल। अब देखो अगला पॉइंट आ जाता है मोनोसियस। क्या आ जाएगा, मोनोसियस। अब ये भी पूछा गया है, देखो हमें पेपर देते समय अगर ये टर्मिनोलॉजी ऐसा आ जाता तो वहां पर इंग्लिश थोड़ा ध्यान देना, हिंदी थोड़ा हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन तो जो इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आप सबको आते हैं, यूपी कैडेट में इंग्लिश तथा हिंदी दोनों में आता है। अगर इंग्लिश अगर आप देख के दोगे तो समझ लीजिए आपका 1% कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हिंदी में हो सकता है कभी द्विलिंगी लिख सकता है या एक लिंगी भी लिख सकता है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन तो अगर इंग्लिश में दोगे तो डायोसिस और मोनोसिस ऐसे सेम लिखा रहेगा। अब मोनोसिस क्या होता है, जब नर तथा मादा पुष्करम एक ही पौधे पर यानी मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस आर फाउंड इन सेम प्लांट। कहां पर, सेम प्लांट, बट यानी बट डिफरेंट प्लेस। लेकिन तो मतलब देखो जब नर तथा मादा पुष्करम एक ही पौधे पर, कहां पर, एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, किंतु अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। कहां पर, अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोसियस कहा जाता है। यानी जब मेल तथा यानी मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस आर फाउंड इन सेम प्लांट, मतलब कहां पर, सेम प्लांट बट डिफरेंट प्लेस। कहां पर, डिफरेंट प्लेस, लेकिन तो वो कहां पर पाया जाता है, डिफरेंट प्लेस पर पाया जाता है, विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायोसिस कहा जाता है, मोनोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोसिस कहा जाता है। तो हिंदी में समझ लेना, जब स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही, जब स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, किंतु अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। कहां पर, अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसिस कहा जाता है। यानी जब नर तथा मादा पुष्करम एक ही पौधे पर किंतु अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मोनोसिस कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल हमारा मक्का, क्या हो जाएगा, मक्का। अब देख लीजिए हमारा जो मक्का का पौधा होता है, यहाँ से आपको हम कई क्वेश्चन बताएंगे। अब मान लेते ये हमारा मक्का का पौधा है, ये मक्का का पौधा। देखे होगे यहाँ पर आप सबके ऐसे बाली, जहाँ पर ये भुट्टा बनता है ऐसे यहाँ पर लगा रहता है। उसके बाद यहाँ पर एक जाके लास्ट में यहाँ पर ऐसे कैसे जीरा बोला जाता है, जिसे इसके नर पुष्कर बोलाते हैं। और ये हमारे जहाँ पर मक्का में पौधों में भुट्टा लग रहा है, और ये इसकी पत्तियां ऐसे बनी रहती हैं, ऐसे इसकी पत्तियां बनी रहती है बीच से। अब देखोगे आप सब कि जो हमारा मक्का का पौधा होता है उसमें 2 पुष्करम पाए जाएंगे, एक नर, ये हमारा ऊपर वाला क्या रहता है, नर पुष्करम रहता है। क्या रहता है, नर पुष्करम रहता है, यानी जिसे बोला जाता है पुंकेसर। क्या बोला जाता है, पुंकेसर। और जो हमारा नीचे का भाग रहता है ये मादा पुष्करम रहता है। क्या रहता है, मादा पुष्करम, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। क्या बोला जाता है, स्त्री केसर। अब देखो मक्का का हमारा जो पौधा होता है इसमें नर तथा मादा पुष्करम एक ही पौधे पर है। जैसे यहाँ पर नर पुष्करम हो गया और यहाँ पर मादा पुष्करम। जो हमारा भुट्टा बनता है, यानी जो अपने लोकल लैंग्वेज में जो भी बोला जाता है, जो खाया जाता है, भुट्टा जो बनता है,
वो हमारा क्या रहता है, मादा पुष्करम रहता है। क्या मादा पुष्करम। और जो इसके फूल ऊपर आते हैं, जीरा, जिसे जीरा गांव में बोला जाता है, वो क्या रहता है, नर पुष्करम। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत साधारण सा एग्जांपल आप देख लेना, एक इमेजिन कर लेना कि मक्का का पौधा कैसा होता है। उसमें देखे होंगे आप 2 पुष्करम रहता है, एक ऊपर जो जिसमें फूल आते हैं वो हमारा नर पुष्करम है, जिसमें भुट्टा बनते हैं मादा पुष्करम। जब देखिए इसमें नर तथा मादा पुष्करम एक ही पौधे पर है, लेकिन तो अलग अलग स्थानों पर, कहाँ पर है, अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोसियस कहा जाता है। अब यहाँ ये ध्यान रखना, देखो मक्का के नर पुष्करम को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया एलिमिनेटेड में कि मक्का के नर पुष्करम को क्या कहा जाता है, तो टेसल कहा जाता है, टेसल। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ये एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है कि मक्का के नर पुष्करम को क्या कहा जाता है, तो टेसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेसल कहा जाता है। और मक्का के मादा पुष्करम को क्या कहा जाता है, तो सिल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिल्क। ये ध्यान रखना कि मक्का के नर पुष्करम को टेसल कहा जाता, मक्का के मादा पुष्करम को क्या कहा जाता, तो सिल्क कहा जाता है।